हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में भी हमारा बुक 1 चल रहा है, जिस बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और इस बुक में चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसका 2 पार्ट हो चुका है। 2 पार्ट मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंगली, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताने की, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप लोगों में से जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है, वो जाकर के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस सेशन में। और आज जो है सेशन 3 है, पार्ट 3 है, इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। यह एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये मैटर नहीं करता है कि किस स्टेट का है, बस कंडीशन इतनी है कि उसका माध्यम जो है हिंदी होना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जितने भी बोर्ड है, इन सभी के लिए है। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हिंदी होना चाहिए, मीडियम जो उनका हिंदी हो। मैं शेड्यूल की बात करूँ तो शेड्यूल आपको पता है, एक दिन पॉलिटी और एक दिन ज्योग्राफी की क्लास चलती है और कभी-कभी बीच में क्लास नहीं भी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्लास हो नहीं रही है, कुछ पर्सनल रीज़न्स हो जाते हैं जिस वजह से क्लास नहीं हो पाती। लेकिन जो है क्लास रेगुलर, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी क्लास रेगुलर चलती रहे। और आज जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, ठीक? आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। और आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो, पहले मुझे ये बताओ? ना ही आप लोग शेयर करते हो, ना ही आप लोग कमेंट करते हो, ना ही आप लोग लाइक करते हो। व्यूज़ तो इतने जा रहे हैं, लेकिन आपके उस हिसाब से ना ही लाइक है, ना ही कमेंट है, ना ही शेयर है। तो प्लीज़ मेरा जो एफर्ट है इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन में मिल जाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, आपको शायद ही, मैं बार-बार कहता हूँ, शायद ही कोई इतने सिस्टमैटिक वे में पढ़ाएगा। अगर कोई बताता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब कोई अगर पढ़ाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इतना सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, कि पहले मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊँ, पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रश्नोत्तर, और फिर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर करवाता हूँ। तो इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से फ्री में आपको क्लास कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप तो देखिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मैं बार-बार कहता हूँ कि शेयर करने से आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ कोई सीट रिज़र्व नहीं है कि इतने लोग ही पास करेंगे, इतनी ही सीट है, असंख्य सीट है। जितने बच्चे बैठेंगे उनके पास होने की संभावना 100% रहती है, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए सेशन को। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा ये डिस्कस करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम लोग ये जितना न यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की जो धारणा है, जो पारंपरिक धारणा है, इसके भी 2 प्रकार, हम लोग बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पढ़ चुके हैं। जो अपारंपरिक धारणा है, इसके भी 2 प्रकार है, एक तो मानवता की सुरक्षा और दूसरा विश्व की सुरक्षा। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इस क्लास में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खतरे के नए स्रोत कौन-कौन से हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद खतरे के नए स्रोत है। मानवाधिकारों पर जो खतरा मंडरा रहा है, या इसके नए स्रोत हैं। जैसे कुछ जनसंहार के बारे में बात करेंगे, जैसे रवांडा में हुआ, कुवैत पर इराक ने हमला कर दिया, पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना कैसे रक्तपात करती है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और नए स्रोत में एक और है, जो विश्व निर्धनता के बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है, इस सुरक्षा के अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं, और साथ ही साथ भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या-क्या हैं, लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सेशन शुरू करते हैं अपना। खतरे के नए स्रोत कौन-कौन से हैं, ठीक? खतरे के नए स्रोत मुख्य रूप से 3 खतरे के नए स्रोत हैं। कौन-कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, दूसरा मानवाधिकारों पर जो हमला हो रहा है, और तीसरा वैश्विक निर्धनता। तो एक-एक करके हम लोग इसके ऊपर में बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या-क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है? जो आतंकवाद है, इसका सीधा-सीधा संबंध खून-खराबे से होता है, ठीक? यानी कि हिंसा से होता है। खून-खराबा कहने का अर्थ है कि हिंसा से होता है, बिना हिंसा के आतंकवाद नहीं हो सकता। कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक आपको नहीं दिख रहे होंगे, कुछ वर्ड, इसलिए मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खून-खराबे से है। और यह आतंकवाद, जो भी आतंकवाद है, जो भी आतंकवादी है, वो जो आतंकवादी घटनाएँ करता है, या जानबूझकर करता है और बेवजह ही लोगों को निशाना बनाता है, ठीक है? बेवजह ही लोगों को निशाना बनाता है। इसका जो फैलाव है, आतंकवाद का फैलाव दुनिया के बहुत सारे देशों में है, और इसीलिए, इसी वजह से इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद कैसे फैलता है, ये समझिए। अगर कोई, मान लीजिए, आतंकवादी समूह है,
जिसको उस देश का राजनीतिक फैसला या दुनिया का जो राजनीतिक फैसला है विश्व स्तर पर, यह सही नहीं लगता, तो वह जनरली क्या करता है, बल प्रयोग करने की धमकी देता है और उसे बदलना चाहता है, वो अपने फेवर में करना चाहता है। आतंकवाद क्या कहता है, जो नागरिकों के असंतोष है, किसी कारणवश नागरिक जो है सरकारों से, दुनिया के अन्य संगठन से मतलब सहमत नहीं है, किसी मुद्दे पर लेकर के, तो ज़ाहिर-सी बात है असंतोष होगा, तो यह उसका इस्तेमाल करता है या उसका फ़ायदा उठाता है और संघर्ष में शामिल अन्य पक्षों के खिलाफ इनका इस्तेमाल करता है, जो नागरिक असंतोष होते हैं इनको, यानी सीधे शब्दों में बोले तो नागरिकों के असंतोष का फ़ायदा उठाकर नागरिकों को सरकार या संस्था के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। जैसे उदाहरण के लिए ये जो आतंकवादी घटनाएँ होती है, जो हिंसा होती है, खून-खराबा होता है, इसका एग्ज़ाम्पल है जैसे विमान अपहरण। 2000 विमान अपहरण, उसके बाद संवेदनशील जगहों पर बम लगाना। विमान अपहरण किया गया था ना 26/11 की जो अमेरिका की घटनाएँ थी, 26/11 की जो अमेरिका की घटनाएँ थी, माफ़ कीजिएगा 9/11, 26/11 इंडिया में हुआ था, 9/11 ठीक है? ये जो घटनाएँ थी, यानी कि 11 सितंबर की जो घटनाएँ थी अमेरिका में जिसमें विमान अपहरण किया गया था और कई जगहों पर विमानों को क्रैश करवा दिया गया था। एक जगह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया था, एक जगह अमेरिका रक्षा विभाग से टकराया था। तो कई जगह ऐसा हुआ था और संवेदनशील जगहों पर बम लगाता जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन यूँ कह सकते हैं जो भीड़-भाड़ वाले इलाके होते हैं, कभी-कभी मेला वगैरह होता है उसमें भी लगा दिया जाता है। तो इस सब जगहों पर जो आतंकवादी है ये खून-खराबा करते हैं और हिंसा फैलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले हैं, इससे वह सहमत नहीं होते, इससे वह अलग अपना रुख अख्तियार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, मानवाधिकारों पर जो हमला होता है, यह कैसे? ठीक है? सबसे पहले ये बात करेंगे कि मानवाधिकारों की जो कोटि है, यह 3 कोटि है। वैसे बहुत सारी कोटियाँ हो सकती है, लेकिन बेसिकली 3 कोटि काफ़ी है मानवाधिकारों के बारे में बताने के लिए। पहली कोटि है राजनीतिक अधिकार। जैसे मुझे, आपको या भारत के नागरिकों को या दुनिया के जो भी नागरिक हैं, उनको राजनीतिक अधिकार के रूप में क्या-क्या मिला है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे मैं कुछ बातें बोल पा रहा हूँ, सरकार के खिलाफ अपना असंतोष ज़ाहिर कर पा रहा हूँ, आप बोल पा रहे हैं, आपकी जो मर्ज़ी है वो बोल पा रहे हैं, संविधान के दायरे में रह कर के। उसके बाद आप सभा कर सकते हैं। किसी भी पर्पज़ से लेकर के आप सभा कर सकते हैं, इकट्ठा कुछ लोग इकट्ठा होके उस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं, तो ये आपके राजनीतिक अधिकार हैं। साथ ही साथ आर्थिक अधिकार क्या होते हैं? आर्थिक अधिकार यानी कि जो भी आप पैसे कमाते हैं, जो भी आपने धन संचय किया है, उस पे आपका अधिकार होगा। कंडीशन इतनी है कि जिस देश में आप रहते हैं, चाहे मैं भारत की बात करूँ, तो भारत में एक तरह का जो इनकम होता है, उस पे टैक्स लगता है। आपने वो टैक्स चुका दिया हो, उसके बाद वो पैसा आपका है। साथ ही साथ जो घर है, जो गाड़ी है, ये सब आपके आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और सामाजिक अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? सामाजिक अधिकार जो समाज में हम लोग रह रहे हैं, उसमें सामाजिक सुरक्षा, ठीक है? सामाजिक सुरक्षा, हमें और भी तरह के सामाजिक अधिकार मिले हैं, जैसे कि हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग, जाति के आधार पे। ये सब तरह की जो सुरक्षा है, ये सब तरह के जो अधिकार है, ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो कोटि है, औपनिवेशीकृत जनता, यानी कि जो जनता उपनिवेशीकृत जैसे भारत औपनिवेश रहा था ब्रिटेन का, अथवा जो जातियाँ हैं, जो और भी जातियाँ हैं और जो मूलवासिक अल्पसंख्यक हैं, इनके जो अधिकार हैं। यह मानव अधिकार की 3 कोटियाँ हैं। बेसिकली जो एक्सपर्ट हैं, वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि जो ये 3 मानवाधिकारों की कोटियाँ हैं, जिसमें किसको मानवाधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकार माना जाए और लोगों को उस मानवाधिकारों की रक्षा की जाए, इस बात पर असहमति है। कुछ नरसंहार हुए दुनिया में जो मानवाधिकारों पे सवाल उठाता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला है रवांडा का नरसंहार हुआ था 1990 की दशक की कुछ घटनाएँ हैं। 2 समुदाय थे रवांडा में, हुतू और तुत्सी। हुतू की जो जो संख्या थी, जो हुतू समुदाय की संख्या थी, यह तुत्सी से ज़्यादा थी। हुतू थे लगभग 85%, वहीं तुत्सी थे लगभग 15% के आसपास, ठीक है? तो 100% हुआ, लगभग 15% के आसपास। लेकिन जो राजनीति सत्ता थी, उसमें भागीदारी तुत्सी समुदाय की थी, यानी कि सबसे ज़्यादा दबदबा जो था, यह तुत्सी समुदाय का था। ये बात हुतू लोगों को रास नहीं आ रही थी। इस वजह से हुतू लोगों ने क्या किया, 1959 के आसपास, यानी कि 1960 के दशक में 1960 के दशक में हुतू समुदाय ने क्या किया, एक तख्तापलट कर दिया, ठीक है? जिस वजह से तुत्सी समुदाय को डर लगा और यह धीरे-धीरे करके आस-पास के देशों में
भागना शुरू कर दिया आसपास के देशों में, शरण लेना इन्होंने शुरू कर दिया और बाद में तुत्सी समुदाय से ही एक संगठन निकल कर के आता है और फिर जाकर के रवांडा में जो हुतू समुदाय है इसको चुन-चुन कर मारता है और इसी कंडीशन में, इसी कड़ी में क्या होता है कि दोनों समुदाय के बीच बहुत ही बड़ा जनसंहार होता है, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 8 लाख लोग मार दिए गए। इसमें ये भी कहा जाता है कि जो हुतू और तुत्सी समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को भी मार दिया। रीज़न ये था कि अगर पुरुष हुतू समुदाय से है और स्त्री तुत्सी समुदाय से है, तो हो सकता था अगर हुतू समुदाय के लोग तुत्सी समुदाय को नहीं मारते या हुतू समुदाय का जो पति है, वो अपनी पत्नी को नहीं मारता, तो हुतू समुदाय के लोग ही उसको मार देते। इसलिए ये बहुत ही क्रूर रहा और दुनिया के जो महत्वपूर्ण जनसंहार है, इसमें इसको गिना जाता है। दूसरा क्या था? कुवैत पर आक्रमण। कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर दिया था, ये बात मैंने आपको शायद पहले या दूसरे चैप्टर में बताया है। तो कुवैत पर इराक ने आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि कुवैत से इराक सबसे पहले लोन ले रखा था। दूसरा, जो कुवैत में तेल का भंडार था, ईरान की नज़र उस पर भी थी और भी बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से कुवैत पर इराक ने हमला कर दिया था, जिसमें बहुत सारे जो कुवैती लोग थे जो दूसरे देशों में भाग गए, आस-पास के देशों में, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और बहुत सारे कुवैत के लोग थे, ये मारे गए थे। यह भी एक प्रमुख घटनाएँ हैं और तीसरा है पूर्वी तिमोर में क्या हुआ कि इंडोनेशियाई सेना द्वारा रक्तपात किया गया, क्योंकि पूर्वी तिमोर जो पश्चिमी तिमोर है, ठीक है? ये ईस्ट तिमोर है और ये जो है वेस्ट तिमोर है। यानी कि जो पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया के द्वारा जो रक्तपात किया गया था, रीज़न क्या था? क्योंकि ईस्ट तिमोर के कोस्ट लाइन के आसपास तेल का भंडार है काफ़ी, ठीक है? तेल का भंडार और दूसरा जो है, इसका जो ज़मीन है ये हड़पना चाहता था इंडोनेशिया और इसीलिए इसने आक्रमण किया था जिसमें बहुत ज़्यादा घटनाएँ हुई थी, बहुत ज़्यादा नरसंहार हुए थे। ये भी घटना दुनिया के कुछ प्रमुख घटनाओं में शामिल है जो मानवाधिकारों पे प्रश्न चिन्ह लगाती है कि क्यों बहुत सारे मुद्दों पर जो यूनाइटेड नेशन है ये चुप रहता है और कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे वो बोल उठता है। इस वजह से भी दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, 2 गुटों में 2 धड़ों में बँटे हुए हैं, उनका अपना-अपना अलग मत है। तो कुछ ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई थी जिस वजह से मानवाधिकारों पे भी प्रश्न लगाता है। उसके बाद जो तीसरी घटना है वैश्विक निर्धनता। तीसरी घटना क्या है? वैश्विक निर्धनता। अभी की बात करें तो अभी जो दुनिया में जो अभी आबादी अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है ये लगभग 800 करोड़ को क्रॉस कर गया है और आने वाले कुछ वर्षों में 20-30 सालों में यानी कि जो 21वीं सदी अभी चल रही है इसके मध्य में लगभग 1000 करोड़ दुनिया की जनसंख्या हो जाएगी और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 50 वर्षों में दुनिया के सबसे जो गरीब देश हैं इसकी संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी अगर अभी कोई अ, 20-30 गरीब देश होंगे तो करीब 20 होगा तो 60 हो जाएगा, 30 होगा तो 90 हो जाएगा और इसके विपरीत जो धनी देश है इसकी जनसंख्या में कमी आएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि इसका एक प्रमुख रीज़न बता रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो प्रमुख रीज़न है ये जनसंख्या वृद्धि है और प्रति व्यक्ति उच्च आय। आय की बात करें, जो प्रति व्यक्ति उच्च आय और निम्न जनसंख्या वृद्धि के कारण जो धनी देश होंगे ये और ज़्यादा धनी होंगे और इसके विपरीत प्रति व्यक्ति निम्न आय, ठीक है? प्रति व्यक्ति निम्न आय और निम्न जनसंख्या वृद्धि, उच्च जनसंख्या वृद्धि, ठीक है? उच्च जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो गरीब देश हैं ये और ज़्यादा गरीब होते चले जाएँ या जो समाज है ये और ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी बात इसमें जनसंख्या तो है ही और साथ ही साथ उच्च आय की भी बात की जा रही है, यानी कि वह देश अपने नागरिकों को किस प्रकार का संसाधन उपलब्ध करवाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा असमानता है ये दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण में जो देश है उसके बारे में बात की जा रही है, उसको सम्मिलित रूप से दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष होता है यानी कि हथियारों के द्वारा जो रक्तपात किया जाता है यह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में होता है, दक्षिणवर्ती देशों में होता है और शायद यह इसलिए यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ होता है और दूसरा क्वेश्चन दुनिया का सबसे गरीब इलाका या दुनिया का सबसे गरीब क्षेत्र कौन-सा है? अगर मैं आपको मैप पर दिखाऊँ, सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में, ठीक है? ये सहारा डेज़र्ट है, ये एशिया है, ठीक है?
यह जो है एशिया है और अफ्रीका, माफ कीजिए, अफ्रीका और अफ्रीका के लगभग इस रीजन में ये सहारा मरुस्थल का रीजन है और ये कोस्ट लाइन, ये इस साइड का जो एरिया है, यानी कि इस एरिया में खास करके इस एरिया में क्या होता है कि सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष होता है और शायद यही वजह है कि यह एरिया दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जनरली अगर मैं एक इक्वेटर खींच दूं, ठीक है, ये इक्वेटर है लिखा हुआ भी, अगर मैं इक्वेटर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसके उत्तर में जो देश होंगे ये उत्तरी गोलार्ध के देश कहे जाएंगे और इसके दक्षिण में जो देश होंगे, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके दक्षिण में जो देश होंगे ये दक्षिणी गोलार्ध के देश और उत्तर में जो होगा यह उत्तरी गोलार्ध का देश होगा। ठीक है, तो जो दक्षिणी गोलार्ध के देश के बारे में कहा गया है वह इक्वेटर के दक्षिण यानी कि भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो इक्वेटर है उसके दक्षिण में जो देश होंगे वह दक्षिण गोलार्ध के हैं और यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देश की श्रेणी में आते हैं, इस तरफ के जो देश हैं। ठीक, गरीबी के कारण उत्तरी गोलार्ध के देशों में लोग दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, वहां से लोग उत्तरी गोलार्ध की तरफ चले जाते हैं और वहां पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून जो बने हुए हैं यह आप्रवासी और शरणार्थी इन दोनों में भेदभाव करते हैं। अब ये दोनों कौन है? आप्रवासी वह व्यक्ति होता है जो जो स्वेच्छा से अपना देश छोड़ करके चला जाता है, ठीक? वहीं शरणार्थी कौन होता है? यह भी अपना देश छोड़ करके चला जाएगा लेकिन स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी से जाएगा और मजबूरी क्या होगी कि निर्धनता होगी, ठीक है? माफ कीजिएगा, निर्धनता नहीं, मजबूरी होगी युद्ध, चाहे गृह युद्ध हो जाए, चाहे बाह्य युद्ध हो जाए। अगर मैं बाह्य युद्ध की बात करूँ तो रूस यूक्रेन का भी बाह्य युद्ध हो रहा है। यूक्रेन के बहुत सारे लोग यूक्रेन छोड़ करके चले गए हैं, यानी कि दूसरे देश में शरणार्थी बन गए हैं। गृह युद्ध की बात करें तो सूडान में गृह युद्ध हो रहा है, तो वहां से भी लोग दूसरे देश जा रहे हैं, तो वह भी शरणार्थी हो गए क्योंकि वह मजबूर होकर के जा रहे हैं। साथ ही साथ कोई राजनीतिक घटना होती है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, इस सब वजह से लोग शरणार्थी बन जाते हैं और दुनिया के ज्यादातर लोग जो शरणार्थी है सशस्त्र संघर्ष की वजह से हुए हैं। ठीक है, सशस्त्र संघर्ष की वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग शरणार्थी हो गए हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था, ठीक है, वैश्विक निर्धनता खत्म हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सहयोग मूलक सुरक्षा, यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दुनिया के देशों के बीच में जो आपसी सहयोग होगा सुरक्षा के मामले में, इसी को हम सहयोग मूलक सुरक्षा कहेंगे और खास करके जो सुरक्षा के अपारंपरिक खतरे हैं इसको लेकर के, जैसे आतंकवाद, इससे कैसे लड़ा जाए, मानवाधिकारों को ठीक तरीके से कैसे बहाल किया जाए, कैसे गरीबी मिटाने पे, जो विश्व की निर्धनता है इस पे जोर दिया जाए, जो भी बहुमूल्य धातु है इसकी आपूर्ति कैसी बढ़ाई जाए, जो प्रवासी हैं, जो शरणार्थी हैं, इसकी आवाजाही का प्रबंधन कैसे किया जाए, आप्रवासी, ठीक है, अप्रवासी होगा। तथा जो महामारी हो रही है जैसे कोरोना हो गया, एचआईवी एड्स है, ठीक है, इस सब तरह की जो महामारी है इसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए और इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग हो सकता है या सैन्य रास्ता नहीं हो सकता बल्कि बातचीत के ज़रिए सहयोग के ज़रिए यह रणनीति बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होगी। ठीक है? सहयोग कैसे हो सकता है? या द्विपक्षीय हो सकता है, यानी कि 2 देशों के बीच में हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर पे हो सकता है, 4-5 देश या 10 देश एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। महादेश के बीच में हो सकता है, अफ्रीका महाद्वीप को मान लीजिए यूरोप के लोग सहायता कर रहे हैं या वैश्विक स्तर पर दुनिया के सभी देश मिल करके एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, उपरोक्त बातों से, जो बातें मैंने आपको बताई है। और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के जो विभिन्न देश हैं, जो खतरों को पहचान गए हैं और उससे निपटने में एक-दूसरे का सहयोग करना चाह रहे हैं, वह कितने सक्षम है। मान लीजिए दुनिया के जो बड़े देश हैं बहुत ज़्यादा सक्षम है, अमेरिका है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, एशिया में बात करें तो जापान है, चीन है, भारत है, रूस है, ये सभी बहुत ही ज़्यादा सक्षम है किसी भी खतरे से निपटने के लिए। लेकिन अगर मैं वहीं छोटे देशों की बात करूँ, अफ्रीकी देशों की बात करूँ, एशिया में भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब कितने ज़्यादा सक्षम है इस बात पे डिपेंड करेगा। हालाँकि सहयोग मूलक सुरक्षा में सर्वसम्मति से बल प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है, बल प्रयोग किया जा सकता है और किस कंडीशन में किया जाएगा, जब जो वहाँ की सरकार है वो अपनी ही जनता को मार रही हो, ठीक है? नरसंहार करवा रही हो,
महामारी और गरीबी का जो मकर जाल है, ठीक है? ये इन सबों की उपेक्षा कर रही हो वहाँ की सरकार, तब इस कंडीशन में विश्व बिरादरी उस देश की सरकार के खिलाफ बल प्रयोग का अनुमति दे सकती है और बल प्रयोग कर भी सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मैंने बहुत एफर्ट लगा के आपको समझाने की कोशिश की है, इसलिए मैं ऐसा उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब हम लास्ट बात करेंगे भारत की जो सुरक्षा रणनीति है, यह कौन-कौन सी है, ठीक है? भारत हर तरह के खतरों से निपट चुका है, चाहे वो पारंपरिक खतरे हो, सैन्य खतरे हो, चाहे वो अपारंपरिक खतरे हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो आतंकवाद हो, इस सब तरह के खतरों से निपट चुका हो। और सैन्य खतरों की बात करें तो चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो चुका है। यह खतरे सीमा के अंदर और बाहर दोनों जगह से उभरते हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। अब हम इन घटकों के बारे में एक-एक करके बहुत बात करने वाले हैं, बहुत बारीकी से। शायद कुछ पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा। पहला पॉइंट है, पहला है सुरक्षा नीति के जो पहले घटक है कि सैनिक क्षमता को मजबूत करना। भारत अपनी सैनिक क्षमता के मजबूतीकरण पे ध्यान देगा, उसको जितना से जितना ज़्यादा हो सके मजबूत करेगा। दूसरा घटक है अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को भारत मजबूत बनाने पे जोर देगा या मजबूत करेगा। तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी, यानी कि देश के अंदर जो सुरक्षा से रिलेटेड समस्या है उससे कैसे निपटा जाए। और चौथा है अर्थव्यवस्था का विकास ऐसे हो कि आर्थिक और सामाजिक असमानता कम हो सके। आर्थिक और सामाजिक असमानता कम हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों घटक जो आपको समझ में आ गए। अब इसके बारे में एक-एक करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करने वाले। पहला हमारा है सैनिक क्षमता को मजबूत करना, ठीक है? पहला हमारा सैनिक क्षमता को मजबूत करना। सैनिक क्षमता को भारत कैसे मजबूत करेगा? भारत के साथ चीन और पाकिस्तान का युद्ध हो चुका है। पाकिस्तान के साथ 4 बार युद्ध हुआ है। 1999, 1947-48 पहले बात करते हैं, उसके बाद 1965, उसके बाद 1971 और उसके बाद 1999, 4 बार युद्ध हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच। वहीं चीन के साथ वहीं चीन के साथ एक बार 1962 में युद्ध हो चुका है, ठीक है? ये तीनों के तीनों देश परमाणु संपन्न देश है। भारत के पास भी परमाणु हथियार है, चीन के पास भी परमाणु हथियार है और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है। और इसलिए भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति का तर्क देते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देते हुए 1998 में जो भारत ने परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था, उसको भारत ने सही ठहराया था, उचित ठहराया था। क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी देशों के साथ भारत का युद्ध हो चुका है और दोनों के दोनों पड़ोसी देश भारत के शक्ति संपन्न है, परमाणु शक्ति से संपन्न है। इसलिए भारत भी अपनी परमाणु परीक्षण को हमेशा उचित करार दिया है। और यही रीज़न है कि कई सारी ऐसी संधियाँ हैं जैसे सीटीबीटी, एनपीटी, इस सब पे भारत सिग्नेचर नहीं करता है। तो पहला हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा जो हमारा था, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, यानी कि एशिया के जो देश है उस एकता पर अनौपनिवेशीकरण, यानी कि अगर कोई देश किसी को अपना उपनिवेश बना के रखा है, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको अनौपनिवेशीकरण कहते हैं। और साथ ही साथ निशस्त्रीकरण, खास करके जो सामूहिक संहार के हथियार है, जैसे परमाणु हथियार, जैसे रासायनिक हथियार, जैसे जैविक हथियार, इसके निरस्त्रीकरण के पक्ष में था। और इसीलिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतिम निर्णय होगा, इस पर जोर देने की कोशिश की। यानी कि भारत ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम निर्णय ही सर्वमान्य होगा। उसके बाद भारत ने क्या कहा? भारत ने हथियारों के प्रसार के संबंध में ऐसी नीति बनाने के पक्ष में था या ऐसी नीति बनवाना चाहता था, जिससे सामूहिक संहार के जो हथियार है, जैसे परमाणु हथियार, जैविक हथियार और रासायनिक हथियार, इसके संबंध में अधिकार तथा दायित्व बराबर हो। यानी कि अगर किसी देश के पास ऐसे हथियार है, उसके क्या-क्या अधिकार होंगे और उसको क्या-क्या दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हथियार बना लिए, आपको कुछ दायित्वों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भारत ऐसी नीति बनाना चाहता था। भारत ने दोनों महाशक्तियों की खेमेबाजी से खुद को अलग रखा और दुनिया के सामने एक तीसरा विकल्प गुटनिरपेक्षता की नीति का सिद्धांत दिया। और इससे विश्व शांति भी धीरे-धीरे बहाल की भारत ने। उसके बाद 1997 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तथा भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाली मिशन में अपने सैनिकों को बराबर भेजता रहा है और अभी भी भेज रहा है। तो ये दूसरा टॉपिक है।
तीसरा पॉइंट है जो अंदरूनी समस्या थी इससे कैसे निपटेगा। कश्मीर की घटना, मिजोरम की घटना, नागालैंड और पंजाब की कुछ घटनाएं हैं जिसको बुक 1 बुक 2 में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो बुक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो घटना इसमें बहुत कई क्षेत्रों में उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इस क्षेत्र को भारत से अलग करने की कोशिश की है, ठीक है। भारत से अलग करने की कोशिश की है, जिस वजह से भारत की राष्ट्रीय अखंडता पे कहीं न कहीं चोट पहुँचा है और भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए और लोकतांत्रिक राजनीति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या इसका पालन करने के लिए इन समूहों से, यानी कि जो कश्मीर को अलग करना चाहते थे, जो मिज़ोरम को अलग करना चाहते थे, जो नागालैंड को अलग करना चाहते थे, जो पंजाब को अलग करना चाहते थे, उन समूहों से खुलकर बात की, उन समूहों को शिकायतों को सुना और फिर इसका निपटारा किया और उन्हें भारत ने सत्ता में भागीदारी करने का मौका दिया। मिज़ोरम में जो मिज़ो नेशनल फ्रंट के नेता थे लामडेगा, वो मिज़ोरम में मुख्यमंत्री बने। पंजाब में भी अकाली दल के सहयोग से सरकार ने जो कांग्रेस थी उन्होंने सरकार बनाया। कश्मीर में भी ऐसी स्थिति रही और नागालैंड में भी ऐसी स्थिति रही थी। तो तीसरा पॉइंट हो गया और चौथा था आर्थिक और सामाजिक असमानता के बारे में। भारत की सुरक्षा नीति के घटक में जो कह सकते हैं इस घटक में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए हैं, अगर हुए भी हैं तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं और इस वजह से देश में जो असमानताएँ हैं गरीबी और अमीरी की, यह काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी हमारा लोकतंत्र ऐसे अवसर हमें देता है कि जो गरीब और वंचित जनता है, यह अपनी आवाज़ को उठा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें जो भारतीय सुरक्षा नीति के जो चारों घटक है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगले क्लास में हमें क्या-क्या पढ़ना है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस बुक 1 चैप्टर 7 चल रहा है जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा और अगले क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके और मेरा भी हौसला थोड़ा-सा बढ़ा रहे। सेशन अच्छा लगेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट बहुत देखता हूँ, आपने कमेंट ही करना बंद कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।